Everyone, I am Ram Khandelwal. आई एम द फाउंडर ऑफ हार्ट हेल्थ इंडिया फाउंडेशन और आज मैं आपका होस्ट हूँ इस स्पेशल सेशन में दिल के डाउट्स में, जो कि एक जॉइंट कोलैबोरेशन है आज का सेशन हार्ट हेल्थ इंडिया फाउंडेशन का और सोसाइटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। और आज हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनीषा हिंदुजा जी। डॉक्टर मनीषा जो हैं वो मुंबई में बेस्ड हैं। डॉक्टर मनीषा सीनियर कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उन्होंने करीब करीब 15 साल काम किया है आईसीयू में इन पेशेंट्स के साथ और आउट पेशेंट्स के साथ, स्पेसिफिकली कार्डियक और पल्मोनरी रिहैब में। ICCPR सर्टिफाइड CR थेरेपिस्ट हैं मनीषा जी। और अभी प्रतिभा प्रभाकर पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंबई में वो काम करती हैं। इससे पहले मनीषा जी जो हैं वो एक सीनियर थेरेपिस्ट रह चुकी हैं कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में मुंबई में, जहाँ पे उन्होंने लगभग 10 साल का समय बिताया है। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर मनीषा जी को। मोस्ट वेलकम डॉक्टर मनीषा जी फॉर द सेशन टुडे। Thank you so much, Mr. Ram, and thank you for collaborating with SOCPR. थैंक यू मैम। मैम, मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा SOCBPR के बारे में भी बिल्कुल बताएं कि ये सोसाइटी क्या है और क्या करती है। जरूर मिस्टर राम। तो SOCVPR बेसिकली द सोसाइटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन है। ये हम ग्रुप ऑफ कार्डियो पल्मोनरी थेरेपिस्ट जिन्होंने स्पेशलाइज किया है कार्डियक एंड पल्मोनरी पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी पे ने बनाया गया है। इसका ओरिजिन मुंबई में था एंड इट्स अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर चैरिटेबल कमिश्नर ऑफ मुंबई। बट अभी हम पैन इंडिया डेवलप करें, हमारे सब ब्रांचेस पुणे, गुजरात, साउथ एंड नॉर्थ में भी हुए हैं। हम कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करते हैं, ये साल हमारी सेकंड कॉन्फ्रेंस है। एंड हम बेसिकली कार्डियक एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन की गाइडलाइंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस तो है। एंड हम ऑल्सो काम करते हैं बर्डन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी डिजीजेस रिड्यूस करने में थ्रू रिहैबिलिटेशन बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो हम अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं। एंड हम डिफरेंट पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स जैसे HHIF, पल्मोनरी हाइपरटेंशन सपोर्ट ग्रुप, पल्मोनरी फाइब्रोसिस सपोर्ट ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट्स के लिए काफ़ी फ्री वेबिनार्स रखते हैं ताकि उनको अवेयरनेस क्रिएट करें। और ये सारे वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट SOCVPR.com पे मिलेगी, जहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन सेक्शन है। तो एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मेल्स मिलते रहेंगे हमारे पेशेंट्स के लिए जो भी वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं उसके लिए, अपार्ट फ्रॉम जो भी हम प्रोफेशनल वेबिनार्स करते हैं। थैंक यू मनीषा जी बताने के लिए। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट सर्विस विच SOCBPR इज डूइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पेशेंट्स एंड कार्डियक रिहैब। खास करके इंडिया में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत बातें नहीं होती हैं। तो बहुत बार हमें लगता है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। एज ए पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन हम इसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि एटलीस्ट पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि कार्डियक रिहैब क्या होता है और उससे उनको किस तरीके का उनके लाइफ पे क्या अंतर पड़ सकता है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि SOCBPR ने हार्ट हेल्थ इंडिया फाउंडेशन के साथ, जो कि एक पेशेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ कोलैबोरेट किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस नॉलेज को शेयर कर सकें। तो उसी के साथ अब मैं आज का डिस्कशन शुरू करना चाहूँगा। आज का जो हम डिस्कशन करेंगे वो एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम लोगों ने ये सेशन प्लान किया हुआ है। मैं कुछ 4-5 थीमेटिक एरिया में आपके साथ आज बात करूँगा मनीषा जी। और हम लोग का आज का जो सेशन है, मैं आप सभी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के बारे में। तो आज का हमारा मेन फोकस रहेगा कि हार्ट पेशेंट्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, क्या किस तरीके से होती है, कैसे की जा सकती है। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी हैं जो आज के एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं। डॉक्टर मनीषा हमारे साथ वो डेमोन्स्ट्रेशन भी शेयर करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे एपिसोड में हमारे साथ बने रहें ताकि आप हमारे जो स्पेशल हाइलाइट्स हैं डेमोन्स्ट्रेशन उसको बिल्कुल मिस ना करें। तो उसके साथ मैं आज का एपिसोड शुरू करता हूँ। सबसे पहले मनीषा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हार्ट हेल्थ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, और ऐसा क्या है जिससे कोई भी हार्ट पेशेंट है
उसको इनका ध्यान रखना चाहिए या इसके बारे में जानना चाहिए? ऐसा क्या है हार्ट हेल्थ और ब्रीदिंग के बीच में, क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से हमें इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए? मिस्टर राम, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक, टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड द लंग। बेसिकली हमारी हार्ट और लंग एक टीम वर्क करते हैं हमारे बॉडी में। हमारे लंग का फंक्शन इज टेकिंग इन ऑक्सीजन। जब हम ब्रीद इन करते हैं, हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालते हैं। एंड ये ऑक्सीजन, हमारी जो हार्ट है उसका फंक्शन है ये ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड करना। तो हार्ट के दो साइड्स होते हैं, हमें पता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन जिसमें कम है वो कलेक्ट करती है और वो ब्लड सेंड करते हैं लंग्स को। लंग्स में इस ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, जैसे हमारे वाटर फिल्टर्स कैसे पानी का प्योरिफिकेशन करते हैं बेसिकली, वैसे हमारी लंग्स प्योरिफिकेशन करती है, वहां ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है एंड वो ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। एंड ये ब्लड वापस जाता है हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, जो पूरे बॉडी में ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पंप करती है। सो हार्ट एंड लंग वर्क्स एज अ टीम। इसमें एक भी प्रॉब्लमाइज ये पूरे सर्किट में, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक भी वायर का इशू आया तो वो सर्किट बराबर नहीं चलता, वैसे ही ये पूरे सर्किट में अगर लंग्स की एफिशिएंसी कम हुई या आपकी ब्रीदिंग अफेक्ट हुई, हमारी हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ये ब्लड बॉडी में पहुंचाने के। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, हमारे घर पे जैसे वाटर टैंक्स होती हैं। हम वाटर टैंक्स में अगर अधूरा पानी भरते हैं, इफ यू आर नॉट फिलिंग योर लंग्स, हमारी लंग्स बॉडी की वाटर टैंक्स है, आप अगर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से और उसको हाफ फिल कर रहे हैं, तो वो वाटर टैंक को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है सेम पानी पूरे घर में पहुंचाने के लिए। तो सेम आपकी हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा वो ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए, फास्ट पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम है। अगर यही हमारी लंग्स अच्छे से वेंटिलेटेड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर सकती हैं, तो हमारी हार्ट पे लोड कम पड़ता है। तो ये हार्ट एंड लंग का कनेक्शन बहुत समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझने की। तो मनीषा मैम, मेरे को ये आप बताइए, जैसे अगर हम कभी बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेते हैं या बहुत हल्की हल्की सांस लेते हैं कई बार, तो कई बार जैसे काफ़ी लोग होते हैं एंग्शियस हो जाते हैं, और एंग्शियसनेस में अक्सर लोग थोड़ी घबराहट महसूस करते हैं, या वो जो छोटी छोटी सांसें हम ले रहे हैं, तो उससे क्या हमारे हार्ट पे भी एक्चुअली उसका असर पड़ रहा है? और अगर वो असर पड़ रहा है तो क्या हम उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं या बता सकते हैं कि क्या असर पड़ रहा है हमारे हार्ट पे अगर हम बहुत शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो? तो जब हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, हमारी लंग प्रॉपरली फिल नहीं होती हैं ऑक्सीजन से, तो हमारी हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है वो ब्लड सप्लाई करने के लिए। इट हैज टू बीट फास्टर, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। when your heart rate increases so that it pumps the blood efficiently, body has got an excellent mechanism to cover up defects। आपको समझेगा नहीं, बट वो एक्स्ट्रा मेहनत करके वो काम कर देंगे अपने। सो यू विल, इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड, आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल रहेगी आपके, लेकिन हार्ट रेट बढ़ती हुई दिख सकती है। कभी कभी वो स्ट्रेन आपके ब्लड वेसल्स में पड़ता है तो आपके बीपी भी बढ़ा हुआ दिख सकता है। सो ये बॉडी के रिस्पॉन्सेज एलिसिटेट हो जाती हैं ताकि ऑक्सीजन डिलीवरी अच्छी हो। बट आपके ऑक्सीजन खून में कम नहीं दिखेंगे, तो आप बोलेंगे कि मेरी ऑक्सीजन लेवल्स तो हमेशा नॉर्मल रहती है, फिर मैं ब्रीदिंग क्यों करूं? बट अगर शैलो ब्रीदिंग करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तो आप हार्ट का वर्कलोड इंक्रीज कर रहे हैं इन शॉर्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ योर हार्ट। अब बहुत ही एक्चुअली आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है, और मैं उससे शायद रिलेट कर पा रहा हूँ व्हेन आई लुक एट इट इन रेट्रोस्पेक्ट। क्योंकि मुझे याद है जिस समय मुझे हार्ट अटैक हुआ था, और मेरे साथ में मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि हार्ट अटैक के टाइम पे ब्रेथलेसनेस हमें बहुत ज़्यादा फील होता है। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था कि जब जिस समय मेरे को हार्ट अटैक हो रहा था, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैं अपने आसपास जो मेरे कोलीग्स थे, मैं उनको यही कोशिश कर रहा था कहने की कि मेरे को थोड़ा सा put me in a resting position so that I can breathe. I am finding it difficult to breathe. And the only thing which I was feeling कि शायद जिससे मुझे आराम मिलेगा कि मैं लंबी सांस ले पाऊँ। और जो मेरी जर्नी थी फ्रॉम माय ऑफिस, वहाँ से जो हॉस्पिटल की जर्नी थी, जब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला था,
तो शायद एक ही चीज़ है जिसको मैं हुक कर पाया था कि गहरी सांस लेना। लेना। तो शायद मैं उस चीज़ को अब अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि एक गहरी सांस लेने से हमारे हार्ट पे जो लोड कम पड़ता है, रिड्यूस होता है, उसका एक एक्चुअली बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिल सकता है कि अगर हम गहरी सांस लें तो हमारे हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। थैंक यू डॉक्टर मनीषा फॉर टेलिंग मी दैट। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताइए मैम आप, कि हमारे कुछ पैरामीटर्स की जो हम बात करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन हो गया, इन पे भी असर पड़ता है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, पर कैसे पड़ता है? क्या चेंज होता है हमारी बॉडी में मैकेनिज्म जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर चेंज होता है या फिर हमारा स्ट्रेस हार्मोन चेंज होता है ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करने से? तो मिस्टर राम, हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म रहता है, नर्वस सिस्टम, जिसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रहते हैं कहते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम आपका बॉडी का एक्सेलरेटर है, जैसे आपकी कार का एक्सेलरेटर, वो स्पीड बढ़ाता है। तो जब भी आप स्ट्रेस में हैं, जब भी आप एंशियस हैं, जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, जब भी आप डर गए हो, आपके आगे एक सडनली एनिमल आ गया या कुछ आ गया ना, आप डर गए हो, तो वो आपका फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स मिलते हैं। या तो आप उससे झगड़ लोगे या तो वहां से भाग जाओगे। तो ये सिस्टम आपकी हार्ट रेट बढ़ाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, जैसे आपने मेंशन किया कॉर्टिसोल, वो सारे बॉडी में रिलीज होते हैं। इससे आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो हमारा रिलैक्सिंग नर्वस सिस्टम है। वो सब ऑपोजिट करता है, आपकी हार्ट रेट कम करता है, आपका ब्लड प्रेशर कम करता है, आपकी स्ट्रेस हार्मोन्स कम करता है। और स्टडीज ने देखा गया है कि जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, हम ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है ताकि आपकी हार्ट रेट कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो। तो ऑटोमेटिकली, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आपका वर्कलोड ऑफ द हार्ट कम होता है, ब्रीदिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आप रिलैक्स्ड ब्रीदिंग जब करते हैं तो आप थोड़ा डीप ब्रेथ जाते हैं। जब आप शैलो करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिससे आपकी बॉडी काम डाउन होती है। इससे आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस के इशू भी सॉल्व कर सकते हो, आपके लंग मसल्स भी स्ट्रेंथन हो सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स हमने कार्डियक पेशेंट्स में देखा है। तो जैसे इन शॉर्ट, सिंपैथेटिक सिस्टम जैसे फायर लग गई, एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उस पे पानी डालना है। सो हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से ये रिलैक्सिंग सिस्टम को एक्टिवेट करना है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैम। मैम, एक चीज़ मेरे को और बताइए, जैसे आपने बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमें इस तरीके के फ़ायदे मिलते हैं, खास करके जब हार्ट पेशेंट्स की बात करें, जैसे कि जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी हुई है, किसी को अगर बाईपास सर्जरी हुआ है या फिर किसी को पेसमेकर लगा है, तो उस केस में ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं स्पेसिफिकली पेशेंट्स के लिए क्यों खास करके ज़रूरी हैं? और मोटा मोटा तो हमें समझ में आया कि हम अगर ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उससे हमारा लंग की कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारी पंपिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है। बट अगर हम पेशेंट को सेंटर में रखें कि भाई पेशेंट्स को क्यों करनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा प्लीज़ आप हमें प्लीज़ बताइए। तो हर एक कार्डियक कंडीशन के ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप बाईपास सर्जरी देखेंगे तो उससे अपने बेनिफिट्स है, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर के अपने। सो सर्जिकल पेशेंट के ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अलग बेनिफिट्स होते हैं। नॉन सर्जिकल, जो जैसे नॉन इन्वेजिव, बेसिकली एंजियोप्लास्टी जो एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी रहती है, या कंजर्वेटिवली मैनेज्ड हार्ट अटैक्स जो बेसिकली मेडिसिन से मैनेज होते हैं, उनके अलग बेनिफिट्स रहते हैं। तो जो अभी तक मैं बेनिफिट्स बता रही थी, जैसे आपके पैरामीटर्स कम होना, आपकी ऑक्सीजन एफिशिएंसी इंप्रूव करना, वो सब हमने एंजियोप्लास्टी पेशेंट्स में पाया गया है, कंजर्वेटिवली मैनेज्ड हार्ट अटैक्स में पाया गया। अब आप सर्जिकल पेशेंट्स देखेंगे तो उसका बेनिफिट्स एकदम अलग है। जैसे अगर हमने बाईपास पेशेंट्स का एग्जांपल लिया, तो बाईपास में प्री ऑपरेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अलग होती हैं और पोस्ट ऑपरेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज अलग होती है। अगर बाईपास में हम प्री ऑपरेटिव करते हैं तो प्री ऑपरेटिव पूरा एक सेशन ऑफ बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करते हैं, उनको इंसेंटिव स्पायरोमीटर एक्सप्लेन करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं कि आगे चल के बाईपास के बाद आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है।
मिस्टर राम, बहुत डिफिकल्ट होता है एक बाईपास पेशेंट जब आईसीयू में वेंटिलेटर पे इतने सारे ट्यूब्स आपके चेस्ट से निकल रहे, वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट होता है एंड सडनली उनको रियलाइज होता है कि आई कांट मूव, यहाँ पे स्टिचेस है, चेस्ट से ड्रेन्स बाहर आ रही है, लाइंस, आईवी लाइंस लगी हुई हैं, सेंट्रल लाइंस लगे हुए, तब आप उनको जाके बोलोगे आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम एक्सप्लेनिंग यू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो कुछ नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन क्यों, अब ये सब चीजों के साथ क्यों करना है मुझे ये ब्रीदिंग? इसलिए हम एक प्री ऑप काउंसलिंग सेशन रखते हैं उनको, ताकि जो पोस्ट बाईपास उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम प्री ऑपरेटिवली एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लस उनकी जो लंग एफिशिएंसी है उनको हम ऑपरेशन के पहले ही इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो। सो ये हमारे प्री ऑप है। अब हम्म। अगर आप बाईपास के डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑप बाईपास की पूरा अलग प्रोटोकॉल रहता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड मोबिलाइजेशन का अलग प्रोटोकॉल रहता है, तो वो हम पोस्ट ऑप करते हैं, ताकि जो चेस्ट के कॉम्प्लिकेशंस होता है, जैसे सिक्रीशंस कलेक्ट होना, चेस्ट कंजेशन होना, ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस को हम ओवरकम करें। थैंक यू डॉक्टर मनीषा फॉर क्लैरिफाइंग दैट। मैं मैम आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी की आपने बात की, इसके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा सा बताइए, क्या ये कोई पेनफुल सेशन होते हैं या इसका कोई रिस्क होता है? तो इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा हमें बताइए। अ, तो जैसे पोस्ट बाईपास सर्जरीज, आपका जो फिजियोथेरेपी सेशंस रहते हैं वो एज सून एज द वेंटिलेटर इज रिमूव्ड हम तुरंत शुरू करते हैं। इसमें आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड इफ रिक्वायर्ड चेस्ट फिजियोथेरेपी हम ऐड करते हैं। अब पोस्ट ऑप बेसिकली क्या इश्यूज हैं पेशेंट को? पेशेंट्स क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया से एक्सपोज होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा डाउन हो जाता है इन सिंपल टर्म्स, तो उसको रीएक्टिवेट करने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ द ट्यूब्स, बिकॉज ऑफ नो मोबिलिटी, कंजेशन, दैट इज अनदर कॉम्प्लिकेशन, प्लस पेशेंट वेंटिलेटर पे कुछ घंटों के लिए रखते हैं, तो चेस्ट कंजेशन, चेस्ट में कफ बढ़ जाती है, बलगम बढ़ जाता है। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी एक टेक्निक है जिससे हम पेशेंट्स को पोजीशन देते हैं, थोड़े से वाइब्रेशंस चेस्ट में देते हैं, इफ रिक्वायर थोड़ा सा थप थप आते हैं, ताकि जिधर भी वो बलगम अटका है वो सेंटर में आ जाए, और सेंटर में जब आ जाता है पेशेंट खुद ही खांसी करके निकालता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी कुछ कुछ कंडीशंस में ही इंडिकेटेड है, नॉट ऑल पेशेंट्स रिक्वायर्ड। सो डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, किन किन पेशेंट्स में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड स्पायरोमीटर से भी ये बलगम बाहर निकल जाता है, किन किन पेशेंट्स में जहां पे बहुत डिफिकल्ट रहता है, देन वी गो फॉर चेस्ट फिजियोथेरेपी। Chest physiotherapy is as such not painful, but the entire process of टर्न करना, खांसी करना, बलगम निकालना gets painful. So to solve the issue, generally हम हमारी जो सेशंस हैं वो टाइम करते हैं पेशेंट के पेन किलर्स के साथ, बाईपास पेशेंट्स को अच्छा पेन किलर कवरेज देते हैं, सो वी टाइम आवर सेशंस ताकि पेशेंट्स को इतना डिफिकल्ट नहीं हो, तो इट डजंट बी दैट पेनफुल। मैम एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि कुछ पेशेंट्स हमारे ग्रुप में जो हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि पेशेंट्स को कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, खास करके बाईपास सर्जरी वाले पेशेंट्स को। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? तो ये अगर सेक्रीशंस आपने टाइम पे नहीं क्लियर की तो अंदर लंग में अगर वो पूल हो गए हैं तो इट कैन कॉज टू इन्फेक्शन। इसलिए हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी को, ताकि ये सेक्रीशंस बाहर निकालें। अगर ये अंदर जमा रहती है तो ये इन्फेक्शन हो जाती है। एंड मेनली पेशेंट का जो डर रहता है कि खांसी करने से मेरे स्टिचेस को कुछ हार्म तो नहीं होगा, स्टिचेस खुल तो नहीं जाएंगे, ट्यूब्स तो नहीं निकल जाएंगे, इसीलिए वो और अवॉइड करते हैं और शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जिससे वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। और अगर कुछ कुछ हिस्सों में लंग्स के, आप इमेजिन कीजिए लंग्स एक बलून है और उधर कुछ कुछ हिस्सों में आपने बंद करके रखा है, कुछ पानी भर के रखा है, तो वो एरिया में हवा नहीं जाएगी। तो सिमिलरली कफ जिस जिस एरियाज ऑफ द लंग में है
वो हिस्सों में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है और वो एरियाज ऑफ द लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये बाईपास के पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें हम लंग एटेलेक्टासिस वर्ड यूज करते हैं, वो लंग का पार्ट जो कोलैप्स हो जाता है, या चेस्ट कंजेशन वर्ड यूज करते हैं जहाँ पे चेस्ट में कफ बढ़ जाता है, एंड दिस मेक्स इट मोर प्रोन टू गेट लंग इन्फेक्शन। तो ये अवॉइड करने के लिए चेस्ट क्लियरेंस टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाईपास पेशेंट्स के लिए पोस्ट सर्जरी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैम। एक्चुअली दोनों ही केसेस में कि जिन लोगों को इस तरीके के इन्फेक्शन हो चुके हैं, तो उनका एक डर बैठ जाता है उनके मन में कि बाईपास सर्जरी जो है, और फिर जब वो बाकी लोगों से भी डिस्कस करते हैं तो शायद अपने कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करते हैं, तो लोगों को लगता है कि बाईपास सर्जरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। बट आई थिंक आपने बहुत अच्छे तरीके से ये आज एक्सप्लेन किया कि ये कॉम्प्लिकेशन बाईपास सर्जरी की वजह से नहीं है, बट उसके साथ में जो प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने होते हैं, अगर वो हम ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो शायद अगर जो लोग इलेक्टिव बाईपास सर्जरी में जा रहे हैं, अगर वो प्री ऑपरेटिव स्टेज पे अपने यस, काउंसलर से, फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें, इन चीज़ों को समझें, और फिर पोस्ट ऑपरेटिव में उनको फॉलो करें, फॉलो करें। तो उस केस में उनके इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जो कि अदरवाइज लोगों ने हियर एंड से में सुना होगा कि बाईपास सर्जरी होने के बाद इस तरीके के इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ते हैं। सो वो एक्चुअली सर्जन का, सो द प्लेस वेयर आई वाज वर्किंग बिफोर, वो मैंडेटरी था हर एक पेशेंट जो हम्म। बाईपास के लिए जा रहा है टू अंडरगो दिस प्री ऑप काउंसलिंग। जैसे आपकी प्री ऑप ब्लड वर्कअप्स होता है, प्री ऑप 2D एकोज होते हैं, चेस्ट एक्सरेज होता है, वैसे ये प्री ऑप फिजियोथेरेपी सेशन भी मैंडेटरी रखना चाहिए फॉर एवरी पेशेंट हु इज गोइंग फॉर अ बाईपास सर्जरी टू अवॉइड दिस पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस। Right. मैम, आप किसी केस एग्जाम्पल को देके हमें बताना चाहेंगे, कोई यंग पेशेंट या फिर कोई ओल्ड पेशेंट का एग्जाम्पल देके, कि उस केस में आपने क्या क्या, किस तरीके से आप स्टेज बाय स्टेज उनको फॉलो कराते हैं, ताकि हमारे पेशेंट्स को अच्छे से समझ में आ सके कि एक जर्नी क्या रहती है पूरी पेशेंट की। तो आपका जो प्री ऑप हेल्थ स्टेटस है वो बहुत ही मायने करता है डिसाइड करने में कि आप कैसे ऑपरेशन से बाहर निकलेंगे। तो रिसेंटली मैं एक 70-year-old पेशेंट को देख रही हूँ जिन्होंने बाईपास सर्जरी की है, जो रेगुलर मॉर्निंग एक्सरसाइज करते थे, 1 आवर डेली वॉक करते हैं, एंड बेसिक ब्रीदिंग वगैरह सब करते थे, बट बिकॉज ऑफ द फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल उनको ब्लॉकेजेस आ गए जो काफी सालों से हैं, बट अब जाके वो स्टेज पे आ गए जहाँ पे बाईपास करने की जरूरत पड़ी। पोस्ट ऑपरेटिवली द जर्नी वाज एब्सोल्युटली स्मूथ क्योंकि ही वाज अ रेगुलर एक्सरसाइजर, ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। Within 3 days he was out of the ICU, within 6 days he was, 6 to 7 days he was out at home, and अभी उनको 1 month कंप्लीट हुआ है बाईपास का, टच वुड, नो चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस, no congestion. He's back to his 20 minutes of walk daily, 45 minutes of walk with all the exercises, and strengthening has also been started. तो आपके जो प्री ऑप से पोस्ट ऑप जर्नी है उसमें आपकी एक्टिविटी लेवल पहले कितनी है, दैट डिसाइड्स कि आपका आउटकम कैसा रहेगा। एंड अगर आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे या ब्रीदिंग नहीं करते थे एंड सडनली आपने ये सब चालू किया है, सो उस पे फोकस आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि योर बॉडी इज नॉट यूज टू दी एक्सरसाइज, तो मॉनिटरिंग भी ज्यादा लगेगी, मेहनत भी ज्यादा लगेगी टू कम आउट स्मूथली फ्रॉम अ बाईपास सर्जरी. So it more than I say, Mr. Ram, young and old, it's the presence of comorbidities, and it is the physical activity level of the patient before surgery which decides your outcome. तो यंग पेशेंट्स जो जिनकी प्रॉब्ली लाइफस्टाइल खराब थी, कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं करते थे, एंड स्लीप हैबिट्स खराब थी, दे माइट टेक टाइम टू कम आउट ऑफ द सर्जरी. And as I gave you this example, the 70-year-old came out so well without any complication. So it all depends upon your pre-op activity levels and your comorbidity. वेरी इंपॉर्टेंट मैम। और शायद हमें लगता है कि हमारा बायोलॉजिकल एज जो है, और जो हमारा बॉडी का इंटरनल एजिंग सिस्टम है, हम दोनों को एक ही मान के चलते हैं। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफ़ी केसेस में काफ़ी यंग लोग रहते हैं, बट उनका इंटरनल बॉडी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बाहर से तो 30 के दिखते हो, बट अंदर से आपका सिस्टम 60 साल के बुजुर्ग जैसा है। Correct. In fact,
एक 28 ईयर ओल्ड वेरी एक्टिव पर्सन, जो टेनिस खेलते थे रोज 2 घंटे, when he got a heart attack, he thought it's an acidity, जैसे नॉर्मल सब यंगस्टर्स को लगता है. He climbed down, the lift was not working, he climbed down 15th floors with that heart symptom, and he's gone to hospital and he's come out safely with an conservative management, just blockages तभी release कर दिया. He didn't even require an angioplasty. So that important is your being active, that activity level is so important in life. राइट. मैम, मैं आपसे एक, आई एम गोइंग बैक टू आवर डिस्कशन Yeah. थोड़ी 10 मिनट पहले. यू यूज्ड द वर्ड स्पायरोमीटर, सो टेल अस मोर अबाउट इट. Yeah. So, incentive spirometer एक device है which helps to improve your lung capacity. दो टाइप के स्पायरोमीटर्स आते हैं, एक फ्लो बेस्ड स्पायरोमीटर रहता है एंड एक वॉल्यूम बेस्ड स्पायरोमीटर रहता है. जो फ्लो बेस्ड पेशेंट्स ने काफी देखा होगा, एक रेड कलर का बॉल, सिंगल बॉल रहता है या 3 बॉल्स रहता है, रेड येलो ब्लू. ये आपकी फ्लो रेट से, सो यू कैन चीट इजिली इन दैट. यू कैन यूज योर एक्सेसरी मसल्स एंड टेक इन अ ब्रेथ थ्रू दैट स्पायरोमीटर. तो वो आपकी फ्लो रेट, दैट इज द स्पीड के ऊपर से वो बॉल्स जाते हैं. The other is a volume based pyrometer, जो आपकी वॉल्यूम मेजर करता है. तो जब आप उस मशीन से सांस अंदर लेते हैं तो कितना हवा अंदर ले पा रहे हैं, लाइक 500 ml, 1000 ml, 1500 ml. It tells you that the volume of air you're taking inside. So I just have this. I hope it's clear. No, can't see. One second. Is this visible in the screen? No. नो, Not एग्जैक्टली. visible, madam. Okay, It I is will just transparent. change my. One second. Now. यस. Yeah, Yeah. now visible. So this is a वॉल्यूम बेस्ड पायरोमीटर. इस पे आप देखेंगे वैल्यूज है 500, 1000, 1500, 2000. कैन यू सी द वैल्यूज? यस. सो ये वॉल्यूम बेस्ड पायरोमीटर, ये इससे जब मैं अंदर सांस लूंगी ये बॉल ऊपर जाता है. ओके, इट टेल्स मी हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर आई एम टेकिंग इनसाइड. तो अगर मैं 1500 तक ले रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टेकिंग 1500 ml ऑफ एयर इनसाइड इन वन ब्रेथ. ओके, ये आपकी स्पीड कंट्रोल करता है, ये स्माइली जोन है. सो दिस बॉल हैज टू बी बिटवीन द टू एरोज. काफी पेशेंट्स को ये नहीं पता होता है कि ये दूसरे बॉल का यूज क्या है. सो दिस इज कंट्रोलिंग द स्पीड. अगर ये बहुत फास्ट ऊपर जा रहा है मतलब आप गलत कर रहे हैं. Okay, so this probably in the live demo session, Mr. Ram, I can show how to use this pyrometer. So आप जब कॉर्पोरेट या किधर काम करते हैं, आपको एक टारगेट मिलता है. अगर आपने टारगेट फुलफिल किया तो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, राइट? कि टारगेट फुलफिल हुआ, सो यू गेट एन एक्स्ट्रा इंसेंटिव. सो ये इसीलिए इस डिवाइस का नाम इंसेंटिव स्पायरोमीटर रखा है, कि आपको ये टारगेट देता है, इंसेंटिव देता है कि मुझे यहाँ तक ऊपर वो बॉल को खींच के लाना है. सो ये हम बाईपास सर्जरीज के पहले से ही स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग. if it's an elective surgery, we started right from the day you come to know कि मेरा bypass surgery होने वाला है. So you need to record your value. Suppose surgery के पहले मेरा 2000 ml value है. Okay, post surgery आपका same नहीं रहेगा. You might start with a 500, you might start with a 1000, and धीरे धीरे कि आप surgery के पहले 2000 तक थे. So you have to pick up and reach to that level. So it also gives you target in that way, कि सर्जरी के पहले तक के लेवल तक पहुंचना है. एंड अगर आपने सर्जरी के पहले से यूज नहीं किया है तो एज इट इज आपको ट्राई करना है कि मैं डेली जब प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लाऊं. सो दिस इज एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन लंग एक्सपांशन. और जो फ्लो वाले में बोल रही थी उसमें ये स्माइली नहीं रहता है. सो आप एक्स्ट्रा प्रेशर फ्रॉम योर नेक मसल्स, फ्रॉम योर शोल्डर मसल्स लगा के भी वो बॉल ऊपर कर सकते हो. तो थोड़ा चीटिंग के चांसेस होते हैं. बट वी अलाउ सम काइंड ऑफ पेशेंट्स जो ओल्ड रहते हैं, जीरियाटिक्स रहते हैं, जिनमें इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है, वी गिव इट टू देम कि यू कैन यूज इवन इफ यू आर डूइंग चीटिंग, एटलीस्ट टेक इन अ डीप ब्रेथ. सो दिस इज अबाउट स्पायरोमीटर. वेरी इंफॉर्मेटिव मैम. मैम, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि कोई पेशेंट अगर इलेक्टिव बाईपास के लिए आ रहे हैं तो
ऐसा क्या कर सकते हैं वो बिफोर दिस सर्जरी, जिससे कि वो अपनी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकें, ताकि जब वो एक बार इसमें जाएं तो ऐसी क्या टेक्निक्स हैं या फिर ऐसे कोई टूल्स हैं आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि उनको वो चीज़ करनी चाहिए जिससे उनकी लंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो? सो जैसे मैंने कहा, इंसेंटिव स्पायरोमीटर इज अ मस्ट, जैसे ही सर्जरी का डेट मिलता है द सर्जन्स यूजुअली टेल यू टू बाय दैट. सेकेंड इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, which is a very important technique which we can show in the live demo section. पर्स लिप ब्रीदिंग रहते हैं, तो ये सब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है डायफ्रामेटिक पर्स लिप, इससे आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव करते हैं. यू नो हाउ टू रिक्रूट द मसल्स. काफी पेशेंट्स को डिफिकल्टी रहती है समझना कि कैसे वो मसल को एक्टिवेट करना है, बिकॉज ब्रीदिंग मसल्स तो हम चौबीसों घंटे यूज करें, बट अवेयरनेस नहीं होती है बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. यू आर नेवर अवेयर ऑफ द ब्रीदिंग कि ओके आपको मैं बाइसेप्स करने को बोलूँ तो आपको पता है कि अच्छा ये वेट लेना है, ये उठाना है, बट ब्रीदिंग जस्ट वर्क्स 24 आवर्स, तो आपको अवेयरनेस नहीं रहती है. तो समझना डायफ्राम मसल किधर प्लेस्ड है, उसके ऊपर हाथ रखना, ब्रीथ करना, लंग्स को इन्फ्लेट करना, ऑल दीज एक्सरसाइजेस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी. प्री बाईपास. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. अब ऑलमोस्ट वी आर हाफ में मार्क, तो आई वुड लाइक अस टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन Sure. फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन. सो shall we start with the per slip Sure. first? So we will start with diaphragmatic Diaphragmatic. and yeah, and purse slip together we can do hand in hand. So Okay. diaphragm आपका main respiratory muscle है जो inspiration cause करता है, which opens up your lung. Okay, जिसका position dome shape रहता है. It's like a dome. Okay, it's right here under your chest like a dome. तो Okay. हम हमारे हाथ, yeah, so we will place our hand under our chest. Mr. Ram, you can also do it so that patients can, yeah, under your chest, little under your chest. Okay, when you breathe in, you breathe in from your nose. Okay, try to fill in air, get your tummy out, your lower chest and tummy out. Tummy को बाहर लेना, and when you blow out, try to blow out from your mouth as if आप एक कैंडल ब्लो कर रहे हो. ओके, यहाँ पे चीक्स पे प्रेशर नहीं देना है, जेंटल ब्लो आउट जैसे कि आप एक कैंडल ब्लो कर रहे हैं. ओके, सो ब्रीथ इन, fill up air in the lower part of the chest, get your tummy out and blow out, purse your lips and come back. Let's do this 10 times and then I'll explain you. Breathe in, get your tummy out, blow out, tummy in, breathe in, get your tummy out, blow out, tummy in, breathe in, blow out, breathe in, blow out, breathe in, get your tummy out, blow out, and tummy in, and relax. So, as I told you, this is the most important breathing exercise. That's your diaphragmatic breathing, जो आप अपने main breathing muscles को activate करते हैं. आपका diaphragm dome shape, जैसे मैंने कहा lower chest, पेट को बाहर फुगाने की कोशिश करनी है rather than your upper chest. Okay, जब पेट को फुगाते हैं your entire chest diameter, आपकी lungs open up होती हैं and this chest diameter increases. So if this is your dome, जब आप पेट को फुगा रहे हैं ये diaphragm flat हो जाता है. जब ये flat होता है ऑटोमेटिकली ये आपका diameter बढ़ेगा तो lungs open up होती है. Okay, and जो हमने blow out किया was pursing your lips. This is called pursing your lips. जब हम Okay. blow out करते हैं माउथ से एक पॉजिटिव बैक प्रेशर क्रिएट करते हैं हम, जिससे आपकी लंग्स ओपन करने में हेल्प करता है. इट एड्स टू ओपनिंग अप योर लंग्स. इससे आपकी जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है वो भी बेटर हो जाती है.
प्लस एक calming इफेक्ट क्रिएट करता है. So whenever you are having anxiety, whenever you're having panic attack, whenever you're under stress, कभी कभी लोड्स लिफ्ट करते समय, यू आर लिफ्टिंग अ हैवी लोड, कभी स्टेयर्स क्लाइम करने में किसी को डिफिकल्टी हो रही है, यू आर क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड आपको पैंटिंग जैसा फील आ रहा है, तभी भी आप ये पर्सली ब्रीदिंग कर सकते हैं. सो इफ इमेजिन इफ आई एम पिकिंग अप अ लोड, इफ आई एम दिस इज अ लोड आई एम पिकिंग अप, ब्रीद इन, नीचे रखिए, blow out. So this will help you to pick up the load more efficiently because आपकी वो oxygenation improve कर रहा है. And जब आप stairs climb करें भी, breathe in, blow out, breathe in, blow out. अगर आप ये pattern follow करेंगे तो आपको इतना panting नहीं होगा. So pursely breathing is the simplest exercise which can be done in any form. आप खड़े रह के कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, कोई भी position में कर सकते हैं. एंड डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज प्रेफरेबली या तो सिटिंग पोजीशन या तो 45 डिग्री इंक्लाइंड. अगर आप रिक्लाइंड बेड पे बैठे हैं पीछे तकिया रख के, तो आप 45 डिग्री रिक्लाइंड पोजीशन में भी कर सकते हैं. Another breathing exercise which you could do is called a thoracic expansion exercise, जिसमें हम ट्राई करते हैं हमारे लंग्स को ओपन करने के लिए. ये स्पेशली बाईपास पेशेंट्स या पेसमेकर में तो शोल्डर मूवमेंट्स अलाउड नहीं है, बट कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स जिनमें कुछ चेस्ट में इन्वेजन किया है, कुछ चेस्ट में स्टिचेस आए हैं, वो कर सकते हैं टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, क्योंकि वो स्टिचेस की वजह से हमारे चेस्ट जो है मसल्स वो स्टिफ हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा लूज करने के लिए. तो आप सब लोग देख लीजिए, जब भी ब्रीथ इन करेंगे हमारा एम है चेस्ट ओपन करना, तो हम हैंड की मूवमेंट्स के साथ कर सकते हैं ये. ब्रीथ इन, we'll raise our hands up, open our chest, and with your blow out we will get our hands down and close our chest. तो सब लोग करना चाहेंगे अभी साथ में? Should we do 5 repetition? श्योर. Yeah. So मैं अभी breathe. अभी पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ साथ में हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और ये एक्सरसाइज साथ में करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा. यस. Okay. Slowly on my counts, we breathe in, open our chest, blow out, close it back. Breathe in, open our chest, blow out, close. Breathe in, blow out, close. Breathe in, blow out. One last time. Breathe in, blow out. Okay. Now, this exercise can be done in a variety of positions. आप horizontally भी chest को open कर सकते हो, आप side से भी chest को open कर सकते हो. So it can done with different hand movements जो आपके therapist हैं according to आपके, जब हम auscultate करते हैं lungs, कौन से part of the lungs में हवा कम जा रही है, उस हिसाब से आपके hand की positions हम modify करके help कर सकते हैं. Then the spirometer which everyone wanted to know, ये माउथ पीस है जो आपको मुंह में डालना है. ओके, यू हैव टू ब्रीथ इन थ्रू दिस. ओके, तो पहले पूरी हवा बाहर निकालनी है. हवा बाहर निकालने के बाद इसे मुंह में डालना है. ये मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, ये डेमो पीस है. सो यू हैव टू टेक इन अ ब्रेथ थ्रू दिस. स्लो ब्रेथ. जब अंदर लेंगे ये बॉल ऊपर जाएगा. जैसे ही ब्रेथ लेके हो जाता है माउथ पीस को निकाल दीजिए एंड ब्लो आउट इन द एयर. सो पहले आप हवा निकाल देंगे. You'll put this in the mouth. Remove the air out. Okay, it's a breathing in device. इसमें से हम सांस अंदर लेंगे. We are not going to remove the air.
किन किन पेशेंट्स को कोऑर्डिनेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, वो इसमें फूक भी मार देते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, इट्स ओके, बट डोंट यूज इट फॉर अ ब्लो आउट एक्सरसाइज, इट्स मेनली अ ब्रीद इन एक्सरसाइज। तो हम इससे सांस अंदर लेते हैं। आजकल काफी, because cardiac patients go through a lot of anxiety and stress, which increases, aggravates their problem. So there is also a technique called box breathing, okay? But ये हम routinely physiotherapy practice में नहीं use करते हैं. But a lot of patients who come with anxiety, a lot of psychologists, counselors के साथ मिलके हम ये स्पेशल सेशंस, एक तो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन के सेशंस होते हैं और ये बॉक्स ब्रीदिंग के सेशंस रहते हैं, जो बिकॉज ऑफ द एंजाइटी दे कैन नॉट कंट्रोल देयर रेस्पिरेटरी रेट, दे ऑलवेज सो मच इन स्ट्रेस कि उनकी आप जब रेस्पिरेटरी रेट मेजर करोगे वो हमेशा हायर साइड पे ही रहते हैं, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू काम डाउन। तो उसके लिए एक ब्रीदिंग पैटर्न डेवलप करने के लिए, ब्रीदिंग रेगुलेट करने के लिए हम ये बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। So box breathing, I would just give you an example. If this is a box, okay, हम box के, it's a square shape box, तो उसके चारों sides equal होते हैं. So when we breathe in, say for a count of 4, we have to breathe in 1, 2, 3, 4. Okay, so जब आप इंस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे, आप नेक्स्ट 4 जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप ब्रेथ होल्ड करेंगे। सो यहां तक पहुंचने के बाद ब्रेथ होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एक्सपिरेशन करेंगे। जब आपके 4 काउंट्स खत्म होंगे, आप वापस ब्रेथ होल्ड करेंगे। सो इट्स ब्रीथ इन, होल्ड योर ब्रेथ, ब्लो आउट, होल्ड योर ब्रेथ। बट काफी पेशेंट्स को होल्डिंग फेस डिफिकल्ट रहता है फॉर 4 सेकेंड्स, तो वो होल्डिंग फेस थोड़ा कम भी कर सकते हैं। So if you're okay, then you want to try one cycle, I can put a count on our fingers. I can put a count on my fingers. You want me to guide everyone? Mr. Ram, we'll do a live session demo. Yes, Oh, let's do a live yeah. session. Okay. So we breathe in on a count of 4. So breathe in, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4. Out, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4. In, 1, 2, 3, 4. Hold, 1, 2, 3, 4. Out, 1, 2, 3, 4. In, 1, 2, 3, 4. And relax. So if you realize, आप 1 मिनट में जनरली 16 to 20 ब्रेथ्स नॉर्मल पर्सन लेते हैं, जो एंशियस होते हैं वो मोर देन 20 ब्रेथ्स क्रॉस कर लेते हैं। बट इन हियर, बिकॉज यू आर गिविंग काउंट्स, आप एक रेस्पिरेटरी रेट सेट कर रहे हो पेशेंट्स के लिए, यू आर लोअरिंग डाउन देयर रेस्पिरेटरी रेट, जिससे आप ऑक्सीजन एक्सचेंज को टाइम दे रहे हो, जिससे बॉडी में कामिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो, और उनका पैनिक और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एक तो उनका माइंड फोकस्ड है ऑन द काउंट्स, एंड सेकेंडली उनका ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाता है। सो एज आई एक्सप्लेन बिफोर, योर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड and the body becomes calmer. So managing stress and anxiety is very important in cardiac patients. थैंक यू मैम, एंड वेरी राइटली सेड। तो एक कार्डियक रिहैब पर्सपेक्टिव से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, बट शायद स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड जब आप डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग और बॉक्स ब्रीदिंग की बात कर रहे थे, तो आई कैन स्टिल रिमेंबर के दो सेशंस वेयर आई यूज्ड टू मीट आवर साइकोलॉजिस्ट। तो कई बार आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं और आपको लगता है कि कैसे इन थॉट्स को कंट्रोल करें, कैसे इन थॉट्स को काम डाउन करें। तो उस टाइम पे जो मेरी साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने मेरे को ये ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में बताया था। और दोनों ही टेक्निक बहुत ही सिंपल है, और शायद अगर हम डे टू डे प्रैक्टिस में इन टेक्निक्स को लेके आए, शायद 5 मिनट भी नहीं लगते दिन में इसको ट्राई करने के लिए। बट वो 5 मिनट भी अगर हम निकाल पाते हैं एज पेशेंट्स, तो उससे हमारा जो कामनेस का लेवल है, जो एंजाइटी या फिर बर्डन हमें फील होता है,
वो एकदम से सेटल डाउन हो जाता है, एकदम से हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, हमारा फोकस अच्छा बनता है। तो मैं अपने साथ में जुड़े हुए जितने भी पेशेंट्स हैं यहाँ पे, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हैं। तो आप चाहे पेशेंट हैं या नहीं हैं, बट एटलीस्ट ये एक्सरसाइज आपको काम और रिलैक्स रहने में बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो एंड एक जस्ट एक पॉइंट ऐड करूंगी, अपार्ट फ्रॉम अगर आप बोलेंगे मुझे ना स्ट्रेस है ना एंजाइटी है, मुझे कोई इश्यूज नहीं है, बट एक मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूँ, बट ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है आपको रिकवरी में भी काफी हेल्प करती है। सो इफ यू इवन इफ यू आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, योर बॉडी नीड्स रिकवरी। जैसे आपके बॉडी मसल्स को हम रिकवरी देते हैं, रेस्ट देते हैं। So calming your respiratory system is like a rest to your heart and lungs. You know, they are working non-stop 24 hours. So it's kind of giving them an active recovery कि वो active रह रहे हैं, but at the same time recovery from the load they are achieving. मैम बहुत ही सिली सा क्वेश्चन आपसे एक पूछना चाहूँगा। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो है बड़ा हैवी वर्ड है। कोई इसके ऐसे भी छोटे से आसान से शब्द हैं जिससे आप या आपके पेशेंट्स बोल इस चीज़ को समझ पाते हो कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या होती है? आप बेली ब्रीदिंग बोल सकते हैं बिकॉज वी आर मेनली यूजिंग द बेली, या हम सिंपल टर्म्स में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बिकॉज वेन एवर वी से डीप ब्रीदिंग वी एक्चुअली फोकस ऑन, हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं जब हम फाइल्स में डीबीई। सो दैट्स ओके। योर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम पेशेंट्स को बोल सकते हैं। तो अगर आपको पेशेंट्स को अगर ये वर्ड ऐसा लगता हो कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है याद रखना, तो आप सिंपल सा डीप ब्रीदिंग याद रख सकते हैं। यस। और शायद वो आपको आसानी से याद रह जाएगा और आप उसको प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएँगे। तो इसके साथ मैम ये जो हमने अभी एक्सरसाइज की, अ, अब मैं थोड़ा-सा इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहूँगा। कई बार कॉमनली आता है, हम योगा प्रैक्टिस करते हैं और योगा में अक्सर ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात की जाती है, चाहे वो अनुलोम-विलोम हो या कपालभाति हो या भ्रामरी प्राणायाम हो। ये सभी योगा सॉरी जो प्राणायाम है, हम्म। इन सब के बारे में हम बातें करते हैं। अब ये जो प्राणायाम है, इसमें से क्या चीज़ है जो एज़ अ पेशेंट हमारे लिए इसमें से हमें कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, और कौन-सी चीज़ें हैं जो हमें उतना एग्रेसिवली नहीं अप्रोच करनी चाहिए? तो इसके बारे में मैम थोड़ा-सा बताइए। So anything which increases the pressure in the thoracic area, we will avoid that. So आपके जो बाकी प्राणायाम जैसे आप अनुलोम विलोम बोल रहे हैं या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या शीतल प्राणायाम या ब्राह्मणी या हमिंग जो भी हम बोलते हैं, that is not causing any much changes in the thoracic pressures. So you can safely do that. But initially post a cardiac event, please get it supervised either by your therapist or your yoga therapist. जैसे हमारे center में we have trained yoga therapists, so usually whenever it comes to yoga related things, we always direct them to the yoga therapist rather than we guiding. But something like a kapal bhati, you know, which increases the pressure because आप उसमें forceful breath out करते हैं, in the initial stages of recovery we avoid, you know, जब तक patients recovery होते, again it depends on case to case. uh, we they it's not कि वो lifetime contraindicated है, they can do it eventually, but when it's the right time. So initially we avoid any exercise which increases the pressure around your thoracic area. थैंक यू। And any breath holding with exertion, किधर कुछ breath hold करके अगर आपको कुछ movement करनी है, so that is what we avoid. थैंक यू मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं अपने ऑडियंस को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा चैट बॉक्स ओपन है, और अब इसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में जाने वाले हैं। तो आपके कोई भी सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में उसको डाल के रख सकते हैं, ताकि हम उन सवालों पर चर्चा कर सकें और उसके जवाब ढूंढ सकें। तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में अपने सवाल डालना शुरू कर दीजिए, हम आपके सवालों का इंतज़ार कर रहे हैं। मैम, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं लेटे-लेटे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकता हूँ क्या? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो पेशेंट के एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड होता है। अगर वो एक जीरियाट्रिक पेशेंट है जिनका एक्टिविटी मोबिलाइजेशन कम है,
जैसे इनिशियल पोस्ट ऑप फेज में हम लेटे लेटे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, बट इफ a patient is a walking talking patient, then why do you want to exercise in a lying down position? Because sitting propped up position where you have a good posture, your muscles will work more efficiently, your chest will expand in a better way. So preferably in a semi reclined or sitting position. Unless it's difficult for a patient to achieve that mobilization, then we start breathing with or in lying down position. ओके, थैंक यू मैम। तो अभी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जाने से पहले एक मैं अपने पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके साथ एक तो हमारा एक हार्ट हेल्थ अवेयरनेस ग्रुप का व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हार्ट डिजीज़ सपोर्ट ग्रुप इंडिया के नाम से 2 ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। अगर आप इन ग्रुप्स का पार्ट नहीं हैं तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप प्लीज़ ये ग्रुप्स को जॉइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आप बाकी पेशेंट से और बाकी जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मनीषा भी हमारे ग्रुप का पार्ट हैं, तो आप वहाँ पे उनसे कनेक्ट कर सकें। दूसरी चीज़, आपके नेटवर्क में मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, कि आपके नेटवर्क में जो भी लोग हैं जो या तो हार्ट डिज़ीज़ उनको किसी तरीके का है या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल या ओबेसिटी या फिर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर ऐसे कोई भी कंडीशंस हैं जिसके साथ कोई आपके आसपास हैं, तो प्लीज़ आप उनको हमारे अवेयरनेस ग्रुप्स का पार्ट बनाइए। उनके साथ आप लिंक शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें हमारे ग्रुप के बारे में बता सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं, ताकि उनको ये जो हम हार्ट हेल्थ पे बातें करते हैं, इस नॉलेज से उनको फ़ायदा हो सके और उनको उनकी कंडीशन मैनेज करने में या फिर हार्ट डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने में उनको सही नॉलेज सही टाइम पे मिल सके। तो आप लोग अगर कुछ सहयोग करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं हमारी, तो बिल्कुल हमारे ग्रुप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि वो इस ग्रुप का पार्ट बन सकें। नाउ कमिंग टू आवर Q&A सेशन मैम, आई थिंक आई हैव अ हैंड रेज्ड हेयर। मेरे ख्याल से गुलशन कुमार जी का हाथ मैंने थोड़ी देर पहले देखा हुआ था। गुलशन जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगा साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते। मैम से बात करा दीजिए। मैम मैम को हाँ मैं हाँ, थोड़ा एड्रेस। आप सुन पा रहे हैं बोलिए। मैम? हाँ हाँ। हाँ, बोलिए। बेसिकली आपने पोस्ट सर्जरी और ये सारा कुछ बताया है। बेसिकली प्रिवेंटिव के बारे में कुछ थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि हमें हार्ट का इशू ही ना आए, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल, डाइट कंट्रोल. So ये तो बेसिक preventive है। cardiac, so there is an entire program of preventive cardiac rehab, जिसमें हम आपके जो बेसलाइन वैल्यूज है, जैसे बेसलाइन ब्लड प्रेशर, बेसलाइन कोलेस्ट्रॉल लेवल, बेसलाइन आपके शुगर लेवल, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, वो सारे चेक करके एक रिहैब प्रोग्राम डिजाइन करते हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियक रिहैब, जिसमें आपके वाइटल्स देख के मॉनिटर करके आपके लिए एक्सरसाइजेस डिजाइन करते हैं. जिनको ओबेसिटी के इश्यूज है, वेट लॉस में हेल्प करते हैं, उनको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देके हम आगे हार्ट अटैक नहीं आ रहे. तो बेसिकली अ गुड लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप पैटर्न्स एंड अ गुड न्यूट्रिशन, ये सब चीजों में फोकस करते हैं. तो एक थरो असेसमेंट करते हैं, क्योंकि चाहे आपको हार्ट की बीमारी ना हो, बट रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे आप हार्ट की बीमारी के लिए प्रोन हो. तो वो रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल भी करना इंपॉर्टेंट है, जो एक रेगुलर लाइफस्टाइल, रेगुलर मेडिसिन एंड रेगुलर न्यूट्रिशन काउंसलिंग से हो सकता है. तो ये क्या ऑनलाइन पॉसिबल है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, काफी सेंटर्स, काफी थेरेपिस्ट जुड़े हुए हैं. आप ग्रुप पे हमसे बात कर सकते हैं या मिस्टर राम से कांटेक्ट कर सकते हैं. आपकी एरिया के हिसाब से आप जिधर रहते हैं, हम आपको सेंटर्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. बेसिकली मैं इंडिया में नहीं, अब्रॉड में हूँ फिलहाल। हाँ, तो और ऑनलाइन भी पॉसिबल है. काफी सेंटर्स टेली रिहैबिलिटेशन करते हैं, तो जी ऑनलाइन भी ये पॉसिबल है. जी, थैंक यू मैम। वेलकम. थैंक यू गुलशन जी। मैम, मैं अश्विनी गर्ग जी का हाथ उठा हुआ देख सकता हूँ। अश्विनी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार राम जी। नमस्कार नमस्कार मैडम। नमस्ते. बहुत बहुत बढ़िया आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं मैडम। मेरा एक सवाल था। अभी 2 महीने पहले मेरे को स्टेंटिंग हुई है। मेरी एज जो है 46 ईयर्स है। स्टेंटिंग इन मेन एलईडी, एलईडी के अंदर हुआ। वो मेरा विदेश में हुआ, चाइना में हुआ था। किसी तरीके से यहाँ आ गए तो फिर दोबारा क्लॉटिंग हो गई थी स्टेंट के आगे, तो यहाँ पे फिर दोबारा हुआ।
तो अभी मुद्दा ये है कि मैंने एम्स में चेक कराया था, तो मेरा ईएफ जो है वो 32% आया था हार्ट का। तो एक तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसी हो जिससे ईएफ बढ़ जाए, और एक मेरी लेफ्ट आर्टरी भी 80% ब्लॉक है, लेकिन वो डॉक्टर ने कहा कि वो टाइम के हिसाब से थोड़ा ठीक हो सकता है। तो इसके लिए मेरे को एक पॉइंट जानना था, और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं ये कितना टाइम करना है, ये भी आप थोड़ा बताइए प्लीज। थैंक यू मैडम। थैंक यू मिस्टर अश्विनी जी। पहले तो आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम एज अ पार्ट ऑफ वार्म अप, अगर आप रेगुलर कार्डियक रिहैब कर रहे हैं तो एज अ पार्ट ऑफ वार्म अप कर सकते हैं आप शुरुआत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और जैसे मैंने थोरैसिक एक्सपेंशन बोला, ये इनफैक्ट आपके चेस्ट को ओपन करने में हेल्प करेगा, एंड आपके आगे की जो एफिशिएंसी, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आपका ट्रेडमिल, वॉक, साइकिल जो भी करेंगे वो ज्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। आप नोटिस कर सकते हैं डिफरेंस जिस दिन ब्रीदिंग किया और जिस दिन ब्रीदिंग नहीं किया, आपके जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है कैसे है। तो या तो आप एज अ कूल डाउन कर सकते हैं एंड ऑफ द एंटायर प्रोग्राम टू रिलैक्स योर बॉडी, या आप सुबह उठते ही कर सकते हैं, नींद से उठ के आपके जो बेसिक वॉशरूम एक्टिविटीज कंप्लीट करके ब्रीदिंग कर सकते हैं। आप हर एक एक्सरसाइज 10-10 रेपिटेशंस कर सकते हैं। ज्यादा बैक टू बैक एक्सरसाइजेस नहीं करना है क्योंकि ये हाइपर वेंटिलेशन और डिजीनेस हो सकता है। तो बेसिकली जब हम टू मच ऑफ ब्रीदिंग साथ में करते हैं हल्का सा चक्कर आ सकता है हमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाती है सारी। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बीच में भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक करना है। तो वैसे कर सकते हैं। ज्यादा फोर्सफुल एक्सरसाइजेस नहीं करनी है हमें, स्लो एंड स्टेडी पेस करनी है, एंड कंसिस्टेंटली। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऐसे है जो आपने आज किया और 4 दिन नहीं किया और 4 दिन के बाद किया और बोलेंगे कि अरे मुझे तो कोई फायदा नहीं लग रहा है, इट विल नॉट हेल्प। इट इज सपोज टू बी डन कंसिस्टेंटली एंड अ रेगुलर बेस। आपका जो पहला क्वेश्चन था इजेक्शन फ्रैक्शन पे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक पार्ट ऑफ द रिहैब है। सिर्फ ब्रीदिंग से ईएफ कभी नहीं बढ़ता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक पार्ट ऑफ कार्डियक रिहैब प्रोग्राम है। आपकी कार्डियक रिहैब एक्सरसाइजेस से और जो आप मेडिकल मैनेज कर रहे हैं उससे ईएफ बढ़ सकता है, बट सारे केसेस में नहीं बढ़ता है, केस टू केस में डिफरेंस आता है। सो डिपेंड्स। अगर आपका जब आपको हार्ट अटैक आया था तभी वो वॉल, जो आपके जो हार्ट की वॉल होती है वो वीक हो गई है तो इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो जाता है, बट कुछ टाइम रिकवरी के बाद वो वॉल फिर से थोड़ी एक्टिव हो जाती है तो इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ सकता है। वो आपके फॉलो अप रिपोर्ट्स में ही पता चलेगा, एंड वो केस टू केस इंक्रीज इन इजेक्शन फ्रैक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कोई एविडेंस नहीं है इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए। आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हुआ है। यस यस मैडम, थैंक यू सो मच मैम, इट हेल्प मी टू मच। और भी लोगों थैंक को यू। अच्छा लगेगा मैम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। राम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू अश्विनी जी। मेरे पास अभी मैं स्नेहा जी का हाथ ऊपर देख पा रहा था। स्नेहा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछना के लिए। जी जी सर। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। मैम, कैन यू एक्सप्लेन active cycle of breathing technique and its benefits and how to demonstrate it to our patients? So, Sneha, active cycle of breathing is a technique for clearance. It's an airway clearance technique. तो ये airway clearance technique हम यूज करते हैं जब हमारे अंदर कफ जमा हो, it's difficult to get out the cough. So active cycle of breathing is an entire, as the name suggests, it's a cycle. तो उसमें आपके normal diaphragmatic breathing exercises के 4-5 repetitions होते हैं, followed by chest expansion exercise, followed again by a diaphragmatic, followed by chest expansion, and then eventually आपको खांसी करके वो बलगम निकालना है. So you have to start from, bringing the cup from your lower zones of the lung to the proximal zones, and finally you have to bring it out. So that is more so for patients with, lung congestion. That is not used as a routine breathing exercise for all the patients. It's only if applicable if there's a lung congestion, especially more so for lung patients. Okay ma'am. Unless it's a post-operative patient, cardiac patient like a CABG, and वो बाहर नहीं आ रही है कब. Okay ma'am. Thank you. Welcome. थैंक यू मैम। मैं अभी सभी अपने पेशेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जो हमारे साथ ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, आप प्लीज़ हमें अपना फीडबैक ग्रुप में शेयर कीजिएगा।
और जो आपको इससे अगर कुछ फ़ायदा हुआ या आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको पता लगी, आप प्लीज़ ग्रुप में बताइए, ताकि बाकी लोग जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको भी इस तरीके के सेशंस का फ़ायदा मिल सके, आपके एक्सपीरियंस का उनको फ़ायदा मिल सके। तो आप प्लीज़ उनको बताइएगा। और हमारे 2 वेबिनार्स इस हफ्ते और आने वाले हैं, जो कि अनाउंसमेंट आपको ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। हम लोग 24 तारीख को एक वेबिनार कर रहे हैं एनसीडी अलायंस के साथ, जिसमें हमारे साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट्स और हमारे साथ हमारे ही बीच में से आने वाले पेशेंट एडवोकेट्स उस डिस्कशन का पार्ट हैं। तो आप प्लीज़ इन वेबिनार्स के लिए रजिस्टर कीजिएगा और इन वेबिनार में जो डिस्कशन हो रहे हैं उससे अपना फ़ायदा उठाइएगा। और एक दूसरा वेबिनार है, मैं वेबिनार नहीं कहूँगा उसको, वो मैं हमारी ग्रुप मीटिंग है, टुगेदर ऑन थर्सडेज। तो ये इस महीने का चौथा थर्सडे है। तो हम फिर से एक टुगेदर ऑन थर्सडेज का एपिसोड लेके आ रहे हैं। तो सभी पेशेंट्स आपस में जुड़ सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपने डाउट्स, अपने फियर्स खुल के बात कर सकते हैं। और इस बार का जो सेशन है वो हम स्पेशल सेशन हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हमारे जो मॉडरेटर रहेंगे सेशन के, वो हमारे ही बीच में से एक पेशेंट हैं जो कि एज अ काउंसलर भी काम करते हैं, मिस मधुमिता। और वो इस बार आपसे बात करने वाले हैं स्लीप हाइजीन के ऊपर। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो इस चीज़ के इश्यूज फेस करते हैं कि स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से स्लीप नहीं हो पा रही है, या रात में अजीबोगरीब टाइम पे नींद खुल जाती है, या बहुत थका हुआ महसूस करते हैं स्लीप पूरी ना होने की वजह से। तो इस सेशन में हम आपके एक्सपीरियंस पे भी बात करेंगे और हम इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि कैसे एक काउंसलर की मदद से हम लोग सीख सकते हैं कि हम अपनी नींद का कैसे सुधार कर सकते हैं। With that, Manisha ma'am, we are almost at the end of our episode. So before we go, I would like you to tell us few words as your concluding remarks. So, breathing, there's an equation. Good breathing is equal to increase oxygen, decrease stress, and a good quality of life. So, do your breathing exercises regularly. Be consistent. It just takes 5 minutes. Okay, it just takes 5 to 10 minutes daily, and don't ignore it, because हमें लगता है हम तो treadmill चलते हैं, cycle करते हैं, weights उठाते हैं. We don't need it. But it's very important to reduce the workload, and it is very, अभी आपने sleep hygiene जैसे mention किया, just reminded me, breathing exercises जिनको sleep issues है, you can always do it at night so that you get a good night's sleep. It relaxes your body and it induces sleep. So please do it regularly, and do follow us on socvpr.com. I request all the patients to register on the website. And thank you, Mr. Ram and SOCVPR, for trusting me to take this session. Thank you so much, ma'am. And we are now at the end of our episode. But before you go, I just want to tell our patients कि जो हमारी ब्रीदिंग है, जो हमारी हीलिंग है, वो दवाई के साथ साथ शायद हमारी सांसों में, हमारे माइंडसेट में और हमारी डेली हैबिट्स में भी छुपी हुई है। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें और अपनी ब्रीदिंग पे अपनी अवेयरनेस लेके आएँ, तो शायद हमारी हीलिंग की जो प्रोसेस है वो उस जर्नी में हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है और हमारी हीलिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। और इसी के साथ आज के हमारे दिल के डाउट सेशन में को हम क्लोज़ करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े। और अगली बार हम अगले नए एपिसोड में दिल के डाउट्स के फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। Thank you.